Hello friends, welcome to Study Attic. I am Tushar Pathak. So today we are going to learn about RTI, that is Right to Information. एक्चुअली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एक्ट बना था 2005 में। ये एक्चुअली है क्या? ये है सूचना का अधिकार। आम नागरिक को एक एक्ट के थ्रू एक कानून पास करके ये अधिकार दिया गया है लीगल तौर पे कि अगर वो चाहे तो किसी भी सरकारी संस्थान से या पब्लिक अथॉरिटी में स्पेसिफिकली कहूँगा, उससे वो कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो भी हमारे पास रूल्स हैं आरटीआई के, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, वैसे उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आरटीआई को समझने से पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है। आप सभी को वैसे डेमोक्रेसी का पता होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है जिसमें आप जनता में से ही कोई इंसान को एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना चुनना होता है। ठीक है, और वो आपके लिए स्कीम्स, कानून, आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज, इन सबको इंश्योर करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से ही आपके राज्य की विधानसभा चलती है। ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स को आप चुनकर लोकसभा और राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी is a government made by the people, for the people and of the people in a country। ठीक है जी, जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा ही बनाया गया, जनता ही अपने आप में एक कंट्री की मतलब गवर्नेंस उसको एडमिनिस्टर कर रही है। ठीक है, तो इस डेमोक्रेसी को हम हेल्दी डेमोक्रेसी कब कहेंगे कि हाँ अब ये डेमोक्रेसी अच्छी है, ये डेमोक्रेसी थोड़ी सी कम अच्छी है। ठीक है, जैसे सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन है? अमेरिका। और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? इंडिया। इसमें ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी कौन है, हेल्दी डेमोक्रेसी कौन है, वो कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं? तो हेल्दी डेमोक्रेसी जो है, हम उसको कब कहेंगे डेमोक्रेसी को? जब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे और आपके राइट्स की सुरक्षा करेंगे। मतलब ये आपके पास फ्रीडम ऑफ डिसेंट भी हो। ठीक है, वहाँ पे और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। अगर सरकार द्वारा लाई गई कोई पॉलिसी, प्लान, ऑर्डिनेंस, लॉ वगैरह जो है आपके वेलफेयर में नहीं है और आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है, तो आपके पास ऐसे में सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डिसेंट का राइट है तो आप विरोध कर सकते हैं इजीली कि ये पॉलिसी, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये पॉलिसी हमारे लिए सही नहीं है, इसको अमेंड किया जाए, इसको चेंज किया जाए, या फिर ये इसको बदला जाए, हटाया जाए, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ को हम लाने के लिए भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेकिन अब यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या आप ये जो डिसेंट है या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं, क्या आप किसी इंफॉर्मेशन के बिना उठा सकते हैं ऐसे मुद्दे को? तो जब आप सरकार का विरोध करने की बात करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ क्रिटिसाइज करने की बात करेंगे, तो आपके पास उस इशू को लेके एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रही हैं, आपकी डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी क्लेम क्या है ना? तो इसके लिए सरकार ने आपको एक आज़ादी दी हुई है कि आप उस उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी भी इशू को लेके। ठीक है, लेकिन पब्लिक डोमेन में हो, पब्लिक अथॉरिटी हो, उससे आप ये जो है जानकारी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या दिया गया है? ये सूचना का अधिकार दिया गया है। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन, ठीक है, उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब एक जानकारी जो है ये एक गणतंत्र की, राजतंत्र की प्रॉपर एक वो क्या है, करेंसी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड क्रिटिकल टू द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। मतलब अच्छी सोसाइटी की एक मतलब वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक हिस्सा है इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि आरटीआई एक्ट 2005 क्यों लाया गया? ठीक है,
इसका डायरेक्ट रिलेशन ना आपके फंडामेंटल राइट्स से है, ठीक है? मतलब जो मूलभूत अधिकार हैं आपके, उनसे डायरेक्ट रिलेशन है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का। अच्छा, अब पूछोगे वो कैसे? तो इसका आंसर ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ना आपको आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, उसके अंडर ना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो दे रखा है, जिसके थ्रू आप अपनी जो है व्यक्तिगत सोच या किसी बात को जनता के सामने रख सकते हैं, ठीक है, सरकार के सामने रख सकते हैं, मतलब पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं। वो आपका एक राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है? आपको आपको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, लेकिन उसकी बात हम इस यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इसको भी बिना इन्फॉर्मेशन के आप कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पाएँगे। उसके लिए भी आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ रोल आ जाता है आरटीआई एक्ट 2005 का, जो आपको एक एफिशिएंट मेथड प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं और फिर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आरटीआई जो है ना, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू यूज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा आर्टिकल 21 भी है आपका। एक आर्टिकल आर्टिकल 21 क्या है? वो है आपका राइट टू लाइफ, ठीक है? और राइट टू लाइफ क्या बस जीना आपको बस जीने के लिए छोड़ दिया तो ये जीना हो गया? नहीं, राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है कि लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, ठीक है? ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप चॉइस एंड डिग्निटी से अगर आप जी रहे हैं, तभी आपके जीवन को एक अच्छा मतलब उस राइट को अच्छे से माना जाएगा कि हाँ, आप सही ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है? तो बिना राइट टू लिव लाइव विद द चॉइस एंड डिग्निटी ना, ये आर्टिकल 21 है ही व्यर्थ है। तो डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ डिसेंट हो, फ्रीडम ऑफ लाइफ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ठीक है? तभी एक डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी कहलाएगी। तो अ, अब ना हम बात करते हैं आरटीआई के ना जो रोल्स, कुछ रूल्स हैं इसमें ना, आरटीआई एक्ट में कुछ रूल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं कि कौन-कौन से रूल्स जो हैं वो आरटीआई के हैं। देखो, ये ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि कौन-सी ऐसी जानकारी है जिसको आप आरटीआई के थ्रू हासिल कर सकते हैं और कौन-सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आरटीआई के पर्व्यू से बाहर है। तो इसमें हम पहले तो रूल ये देखेंगे कि ऐसी कोई भी जानकारी जिसे संसद या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उस इन्फॉर्मेशन को किसी आम व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में बातें रखी जा सकती हैं, वो सभी बातें जो हैं जनता के एक पब्लिक डोमेन में आने के लिए फ्री हैं, उनको रखा जा सकता है, उनको आरटीआई के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बात सुनो कि अगर एजुकेशन सेक्टर में आपको नज़र आ रहा है कि डिस्क्रिपेंसी हो रही है कुछ, या फिर हेल्थ सेंटर में आपको दिख रहा है कि डॉक्टर या दवाइयों की कोई कमी है या किसी सुविधा की कमी है, और या फिर आपको ये लगता है कि किसी डिपार्टमेंट द्वारा एक्चुअली एक्चुअली जो फंड रिलीज़ किया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो काम है, वो वहाँ पे नहीं हुआ। ऐसा कुछ आपको मतलब दिख रहा है ना, डाउट हो रहा है आपको, तो उसको क्लियर करने के लिए ना आप मतलब सरकार से जवाब लेने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे आप लेंगे, वो आप उसके लिए आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप आरटीआई फाइल करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक्चुअल सिचुएशन आप देख रहे हैं और जो सिचुएशन डॉक्यूमेंट्स में है, क्या वो आपस में मैच कर रही हैं? अगर तो मैच कर रही हैं, फिर तो ठीक है, सरकार ने अपना पैसा सही जगह लगाया हुआ है, ठीक है? और जैसे आप सोच रहे हैं कि क्या काम जो है वैसा होना चाहिए, तो वैसा काम हुआ हुआ है। लेकिन अगर वैसा नहीं है, तो आप फिर उसको आरटीआई को एक बेसिस बना के आगे कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है, या फिर आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे लिखित में कुछ ऐसे है, एक्चुअल रियलिटी में कुछ इस तरह से है, ठीक है? तो वो आप एक तरह के मतलब व्हिसल ब्लोअर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब वैसे तो सरकार ने अपनी खुद की तरफ से ना कन्वेंशनली ये एक हर एक डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि एटलीस्ट डिजिटली जितना ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन ना पब्लिक डोमेन में आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है? लेकिन इन रियलिटी ऐसे बहुत कम ही इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम आरबीआई की बात कर लें, वो एक ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि जिसने पब्लिक डोमेन में अपनी ज़्यादातर जानकारी जो है वो रिलीज़ कर रखी है।
लेकिन सभी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी का ऐसा रोल नहीं है। तो ऐसे में ना बाकी जो पब्लिक बॉडीज़ हैं उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आरटीआई काफ़ी हेल्प करता है। मतलब और इसमें उनकी हेल्प होती है सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर के थ्रू। एक्चुअली हर एक सरकारी दफ्तर में या ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई का जवाब देने के लिए ऑलरेडी एक चार्ज दिया रहता है। ठीक है, मतलब एक ऑफिस में कोई ऑफिस बियरर होगा, उसके पास अपना चार्ज तो होगा, साथ में उसको क्या कह दिया जाएगा कि जो आरटीआईज हैं उनका जवाब उसने देना है, तो उसको एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना दिया जाता है वहाँ पे उस ऑफिस में। ठीक है, तो जो भी कोई आरटीआई फाइल करेगा उस ऑफिस में उससे रिलेटेड, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो आरटीआई आएगी और उसको उसका विद इन 30 डेज जो है रिस्पॉन्स देना होता है। ठीक है, अगर वो उस टाइम लिमिट में जवाब नहीं देता तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं एपिलिएट बॉडी के पास। ठीक है, और एपिलिएट बॉडी भी होती है ना जो, वो उसी दफ्तर में उसी ऑफिस में कोई हायर अथॉरिटी का एक पर्सन होता है, एक ऑफिसर होता है जिसको चार्ज दिया रहता है। फिर वो उसको एक पूरा चेक करेगा कि इसमें क्या रीज़न रहा कि आपकी आरटीआई का सही से जवाब या तो दिया नहीं गया, ठीक है, या फिर जवाब देने से मना कर दिया गया, आपको ये बोल दिया गया कि ये हमारे आपके आरटीआई जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है इस आरटीआई के परव्यू से बाहर है या सेक्शन 8 के अंदर आ जाती है। सेक्शन 8 क्या करता है, सेक्शन 8 ये डिफाइन करता है कि किस किस पॉइंट पे आप आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, ऐसे कौन से मतलब कारण है जिसके कारण आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो वो सारे कारण जो है वो सेक्शन 8 के अंडर आ जाते हैं आरटीआई में। ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 में। फिर अगर वो एपिलेट बॉडी को ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करी जानी थी और प्रोवाइड नहीं करी गई, आपको कोई और बहाना लगाया गया, तो वो दोबारा से पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसको बोलेगा कि आप इसको रिलीज़ करिए। वो फिर आपकी आरटीआई का जवाब जो है दोबारा टाइप होगा, फिर वो आपके पास आएगा। ठीक है, मान लीजिए अब एपेलिएट अथॉरिटी ने भी आपका जो है जवाब फाइल करके दे दिया, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाई हो गए फिर तो ठीक है। अगर आप डिससेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड हैं कि वो जवाब जो है आपको सही नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे फिर इसमें जो स्टेट के पास, अगर स्टेट के वो अथॉरिटी है तो स्टेट के पास जा सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकते हैं। एक होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो सेंटर की बॉडी है। ठीक है, देखो इसमें ना हम स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये क्या है, पहले तो ये जानो कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंफॉर्मेशन कमीशन है। इसके अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उसके नीचे होते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, और स्टेट में सिमिलरली ऐसे ही होता है, स्टेट में होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और उसके नीचे 10 स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, इनका काम होता है कि जिस ऑफिस से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करके देते हैं आपको, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में आपकी सहायता करते हैं। उनके पास प्रॉपर पावर होती है कि वो किसी भी ऑफिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलीज़ करिए, नहीं तो आपके ऊपर पिनलाइज हम करेंगे। ठीक है, तो पिनलाइजेशन उनकी पावर होती है। अब अगला रूल समझ लेते हैं कि रूल्स को देख रहे थे, तो अगला रूल ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको केवल एक भारतीय नागरिक ही हासिल कर सकता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन गैदरर है, इंफॉर्मेशन चाहता है, वो पहले हम ये देखते थे आरटीआई एक्ट 2005 में कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया ही उसको हासिल कर सकता है। ठीक है, वैसे इसका अभी तो एनआरआई भी उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले एनआरआई फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें जो मैं एक्चुअल बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई कंपनी या एनजीओ या निगम या फिर यूनियन, ये ऐसे ही कुछ बॉडीज हैं, ये डायरेक्टली सूचना मतलब इनको देने का प्रावधान नहीं होता, ये आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हालांकि अगर कोई नागरिक है वो इंफॉर्मेशन चाहता है तो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, और इसके अगला रूल क्या है, वो है कि पब्लिक जो है अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है। लाइक डिजिटली भी मांग सकती है, डिस्क की फॉर्म में, टेप की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में या लेटर्स की फॉर्म में।
शर्त बस यही है कि जो मांगी गई इन्फॉर्मेशन है उस रूप में ऑलरेडी होनी चाहिए मौजूद, है ना? तो इसके बाद ये है कि जितने टाइम तक किसी ऑफिस में सूचना संभाले रखने का प्रावधान है ना, उतने समय तक की ही इन्फॉर्मेशन आप डिमांड कर सकते हैं आरटीआई में, ठीक है? और जो इसके बाद अगला रूल है वो कहता है कि आरटीआई की जो फीस है ना वो कितनी होनी चाहिए, जैसे 10 रुपये है, फिर उसके बाद किसी के लिए फ्री भी है बीपीएल वगैरह के लिए। तो ये जो फीस के रिलेटेड प्रावधान है ये उस रूल में है। फिर अगला रूल जो आता है वो है कि इंफॉर्मेशन जो आरटीआई के अंडर कोई मांगता है तो उसको विद इन 30 डेज का फिक्स टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम के बीच में आपको उस आरटीआई का जवाब देना है, ठीक है? अगर वो आरटीआई का जवाब विद इन 30 डेज नहीं आता तो डायरेक्टली आप सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से अपील कर सकते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसे कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं, है ना? जो कि जिनसे आप इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं, कौन-कौन सी बॉडीज़ हैं, ऐसी कौन-कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जिससे आप इन्फॉर्मेशन माँग सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के बाद मैं आपको भी बताता हूँ, पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है। तो देखो, इनमें कुछ एग्ज़ाम्पल तो ऐसे हैं कि जैसे ऑफ़िस ऑफ द प्रेज़िडेंट है, ठीक है? या फिर ऑफ़िस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, चीफ़ मिनिस्टर का ऑफ़िस है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को इंक्लूड कर लो, सारे गवर्नमेंट बैंक को इंक्लूड कर लो, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंक्लूड कर लो, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, या फिर कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं जैसे ओएनजीसी वगैरह। तो या फिर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर लो, टेलीकॉम कंपनीज की बात कर लो, ठीक है? तो इन सब से तो आप क्या है, आरटीआई फाइल करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे एनजीओ वगैरह होते हैं जिनसे आप जो हैं, या फिर कुछ ऐसे गैर सरकारी स्कूल कॉलेजेस होते हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू नहीं ले सकते। लेकिन उसमें एक तरीका ये है कि अगर कोई ऐसा एनजीओ है या स्कूल है या कॉलेज है जिसको एड मिलती है, चाहे वो बहुत ही कम एड हो, मतलब मिनिस्क्यूल भी हो, अगर वो सरकारी एड उनको मिलती है, ठीक है? तो वो, चाहे वो फुली एडेड हो चाहे पार्शियली एडेड हो, तो वो परव्यू में आते हैं जी आरटीआई के, ठीक है? तो उनको आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? अब आरटीआई के रोल की बात भी कर ही लेते हैं, ठीक है? रोल क्या है आरटीआई का? देखो, आरटीआई एक्ट में ये लिखा गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज अंडर आरटीआई? तो एक तो है डिस्क्लोजर ऑन देयर ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है? फिर है कि पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है उनके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब तो उनको चाहिए कि पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली या तो रिलीज़ कर दें या आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फंक्शन की है बात, उनकी पावर्स और ड्यूटीज़ को लेकर, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ से गैदर कर सकते हैं अंडर आरटीआई, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि पब्लिक अथॉरिटी है क्या, कौन है, ठीक है? तो पब्लिक अथॉरिटी में इंक्लूडेड क्या है कि बॉडीज ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एस्टैब्लिश्ड हैं, या फिर किसी कानून के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, या फिर किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो ये सारी बॉडीज जो हैं ये आरटीआई, ये पब्लिक अथॉरिटी कहलाते हैं, ठीक है? मतलब इनमें इनको आप आरटीआई फाइल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इनसे ले सकते हैं। और कौन सी बॉडीज़ हैं? अब वेरियस मिनिस्ट्रीज़ जो हैं ये भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं। और एनजीओ का तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कि एनजीओ को अगर फाइनेंशियल एड मिलती है सरकार से तो वो पब्लिक अथॉरिटी के अंडर आ जाएगी बात, ठीक है? और कोई भी व्यक्ति आरटीआई फाइल करके पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है, लेकिन सेक्शन 8, अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई ये बताता है कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आरटीआई के परव्यू से बाहर है। अब इसका आंसर मुझे शॉर्ट में बताना हो तो मैं कहूँगा कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो देश की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखती हो,
ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम आरटीआई के थ्रू नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो आरटीआई में ऐसी काफ़ी सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स एक तो इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। ये भी हम हासिल नहीं कर सकते कि कौन सा इकोनॉमिक रिलेशन कैसे चल रहा है इंडिया का किसी और कंट्री के साथ। हाँ, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर सरकार अपनी तरफ से जारी कर देती है पब्लिक डोमेन में, दैट इज़ ओके, लेकिन उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको आप हासिल नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है, आप ये नहीं मतलब मांग सकते आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बदल जाए, है ना। तो ऐसी कोई जजमेंट के बारे में आप कोई जानकारी नहीं ले सकते जिससे उसकी टेंडेंसी हो जाए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तब्दील हो जाए, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना आपको। ठीक है, किसी की प्राइवेसी को भी आपने आरटीआई के थ्रू ब्रीच नहीं करना। ठीक है, यू कैन नॉट आस्क मी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन अंटिल आई एम ए पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, फिर कमर्शियल सीक्रेट्स को भी रिलीज नहीं किया जा सकता आरटीआई के अंडर। अच्छा, इन सब के अलावा ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो है उसको रखा जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर किसी भी तरह से रिलीज नहीं की जाती। ठीक है, तो ये बात है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जानकारी भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं लेक्चर के आखिरी हिस्से में, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या चीज़ है। 2005 में आपका आरटीआई एक्ट बना, ठीक है। अब उसको अमेंड किया गया 2019 में। अब वो कौन-कौन सी अमेंडमेंट है जिससे, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को कर्ब करने की ताकत आरटीआई एक्ट की बढ़ी है, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि आरटीआई की जो पावर है ना, इसको डाइल्यूट कर दिया गया है ये आरटीआई अमेंडमेंट करके। ठीक है, तो अमेंडमेंट कहाँ हुई है? अमेंडमेंट हुई है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 13, 19 और 27 में। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना, मैंने आपको अभी समझाया कि सेंटर में क्या है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके अंदर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टेट में भी ऐसा ही है। अब जो इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनकी मतलब अपॉइंटमेंट कैसी होती है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है थ्रू प्रेसिडेंट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इनकी जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इसमें रिकमेंडेशन देते हैं ओपोजिशन लीडर के, ओपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। ठीक है, साथ में इनमें होते हैं आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और एक जो है प्राइम मिनिस्टर खुद होता है। ठीक है, इनकी एक जो है मतलब कोरम जो है, ये मिलके सेलेक्ट करते हैं कि किसको आपने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है। फिर वो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाती है, फिर उनको जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाता है। सिमिलरली स्टेट्स में भी यही होता है। स्टेट्स में जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो है गवर्नर के पास, और जो सिलेक्शन होगी वो इसी तरह से एक सिलेक्शन जो समिति होगी, जो कि चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट का मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनको मिलाकर जो है इसकी इसका डिसीजन होता है कौन बनेगा स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो ओरिजिनली क्या था कि जो टेन्योर था ना, वो सिक्योर था, मतलब पहले सेंटर में ना ऐसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर था, या तो जब तक वो 65 ईयर्स ऑफ एज का नहीं हो जाता, तो वो तब तक रिटायर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब 65 ईयर्स ऑफ एज पे ही उसकी रिटायरमेंट होगी, या फिर 5 साल तक उसने जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की कुर्सी पे काम कर लिया हो, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इसमें क्या था, टेन्योर की हो गई थी सिक्योरिटी। लेकिन अब जो अमेंडमेंट करी है ना आरटीआई एक्ट 2005 में, तो उसमें क्या कर दिया कि टर्म जो है ना, ये जो टेन्योर है, इसको कर दिया कि इट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि टेन्योर कितना होगा, वो उनकी डिस्क्रिशन पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो डाइल्यूटेड हो गई है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फिर ओरिजिनल में एक और बात थी कि
जो सैलरी अलाउंस और टर्म्स ऑफ सर्विस थी ना चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो बराबर थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। ठीक है। और जो सैलरी अलाउंस और टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थी वो इलेक्शन कमिश्नर से बराबर थी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ना ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में दे दी पावर की, जो इसके सैलरी अलाउंस और टर्म्स है ना, इट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेचुरली इनकी अगर मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इनकी टेंडेंसी ये हो जाएगी अब कि खुश रखना है केंद्र सरकार को। क्योंकि भाई अब उनकी सैलरी जो है वो सिक्योर कौन कर रहा है, सेंटर की गवर्नमेंट। अब जो इसके अलावा पेंशन है उनकी, उसको कौन देख रहा है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब इनके पास जो टेन्योर है उसकी भी सिक्योरिटी नहीं बची। तो वो कितनी भी देर तक, कितने भी मतलब कभी भी किसी को भी हटा के कभी भी किसी को लगा सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे बात आ गई है। और क्या हो गया इसके अलावा अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट से पहले क्या था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था वो बराबर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो बराबर थे इलेक्शन कमिश्नर के। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो रह गया बराबर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो बना दिए गए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स के बराबर। ठीक है। तो उनको क्या कर दिया, डिमोट कर दिया एक तरह से। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे उनकी पावर्स को कर्ब कर दिया गया है। अब जो इंडिपेंडेंस और जो स्ट्रेंथ थी इनकी इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो कम हो गई है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि क्रिटिकल हैं, क्रिटिक्स में आते हैं। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि फेवर में जाते हैं इस आरटीआई एक्ट 2019 के। ठीक है। वो क्या है कि मिसयूज अवॉइड हो गया अब, कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं कुछ, तो वो क्या करते थे, प्रोजेक्ट्स को डिले करवाने के लिए ना जानबूझ के आरटीआई फाइल कर देते थे, फिर उनको और ज़्यादा डिले करवा देते थे। तो अब एक तो ऐसा करने में जो है, उनको कर्ब करने में हेल्प मिलेगी इससे। और दूसरा क्या है कि जो सीआईसी है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है। और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो दोनों क्या है, सेम लेवल पे नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये सब बातें थी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, आरटीआई के रिगार्डिंग। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।